हमने अपने लास्ट लेक्चर में दो तरह की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना सीखा था। पहला केस ये था कि जब हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो उनके फाइनल रिजल्ट में जो अनसर्टेनिटी आती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। और जो दूसरा रिज़ल्ट हमारे पास था वो ये था कि जब हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हों तो फिर हम उनके फाइनल रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने इनके लिए पहले जनरल फार्मूलाज ड्राइव किए थे और फिर उन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए कुछ एग्जांपल्स ली थी जिसमें हमने प्रैक्टिकली देखा था कि जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनमें अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। आज हमारे पास तीसरा केस है और इस केस में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती हैं, अगर उनकी पावर आ रही हो हमारे पास या उनके साथ कोई कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर हम उनमें अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, लेट मी क्विकली राइट इट डाउन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं x एंड y और उनमें उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं और x y की हमारे पास कुछ पावर भी हैं। तो जो मोस्ट जेनेरिक फॉर्म बनती है वो ये है कि मेरे पास जो रिजल्टेंट उनका आता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ का, लेट्स से कि वो हमारे पास कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसके बाद हमारे पास x पहली फिज़िकल क्वांटिटी है और इसकी पावर है कोई हमारे पास m और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी क्वांटिटी, लेट्स कॉल दैट क्वांटिटी y और इसकी पावर हमारे पास n है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर हम अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं फाइनल रिज़ल्ट में। याद रहे कि यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट है उसको मैंने z से रिप्रेजेंट किया है, तो जो फाइनल रिज़ल्ट मैं कह रहा हूँ उसमें अनसर्टेनिटी का मतलब है कि हम डेल्टा z कैलकुलेट करना चाहते हैं, बिल्कुल जो लास्ट लेक्चर था उसकी तरह। और सिमिलरली हमारे पास दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि हमारी जो क्वांटिटी z है वो इस फॉर्म में आए कि फ़र्ज़ करें कि कांस्टेंट है और x और y जो क्वांटिटीज़ हैं ना वो अगर डिवीजन में आ रही हैं, यानी x पावर 1 डिवाइडेड बाई y, x पावर m डिवाइडेड बाई y पावर n, तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो किस तरह आएगी। इट टर्न्स आउट कि इन दोनों केसेस में, यानी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ जब पावर्स के साथ आती हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों या डिवाइड हो रही हों, यानी इन दोनों केसेस में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ना, जो डेल्टा z आती है उन क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट में या उन क्वांटिटीज़ की डिवीजन में, वो हमेशा सेम आती है। तो इसलिए मैं सिर्फ एक केस के लिए फार्मूला ड्राइव करूंगा, लेकिन वो जो फार्मूला हम ड्राइव करेंगे अनसर्टेनिटी का उसको आप दोनों केसेस के लिए, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक और बात याद रखें कि मैंने यहाँ पे पावर्स लिखी हैं m और n, तो ये जो m और n है ना ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। m और n ये हमारे पास इक्वल होते हैं, लेट मी राइट इट लाइक दिस, ये इक्वल होते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, दे कैन बी पॉजिटिव, ओके, या फिर दे कैन बी नेगेटिव। मैंने इनको ज़ीरो नहीं लिखा बिकॉज अगर हम ज़ीरो लेंगे तो इट जस्ट रिड्यूसेस टू द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, इट जस्ट बिकम्स अ कांस्टेंट, जो केस हम देखना नहीं चाह रहे। फॉर एग्जांपल अगर आप x पावर 0 लेते हैं तो उसका आंसर 1 होता है, तो ये हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट रह जाएगा, जो केस हम देखना नहीं चाहते। इसके अलावा m और n जो हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें इस केस में, तो अगर मैं इस केस में n को 1 भी लेता हूं तो ये न्यूमरेटर में जाके इसकी पावर -1 हो जाती है, तो ये हमारा फार्मूला यही वाला फार्मूला बन जाएगा, लेकिन इस केस में x पावर m y पावर -n होगी। तो आप देख रहे हैं जब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों की अनसर्टेनिटी सेम आती है बिकॉज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दे आर काइंड ऑफ सेम। आप जो डिवीजन की पावर है उसको ऊपर ले जाएं, डिनोमिनेटर में जो पावर है उसको ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएं, तो वो हमारे पास नेगेटिव बन जाती है और रिजल्ट जो है वो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन में आता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ दैट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर। यानी हमारे पास क्वांटिटी जो है x वो है x प्लस डेल्टा x पावर n, तो हमारे पास जो z प्लस माइनस डेल्टा z आएगा ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं और ये हमारे पास इक्वल हैं x प्लस माइनस डेल्टा x पावर m, क्योंकि अगर x पावर m है तो डेल्टा x पावर m भी आएगी, मल्टीप्लाइड बाई y प्लस माइनस डेल्टा y पावर
n, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक और चीज़ नोट करें, यहाँ पे जो कांस्टेंट फैक्टर था, ये जो मैंने k लिखा था, इट डजेंट रियली मैटर, ये हमारी अनसर्टेनिटी में शो अप नहीं होता। और उसकी मैं एक आपको क्विकली रीज़न दे दूं कि क्यों शो अप नहीं होता, कि अगर हमारे पास ये k होता, कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो वो लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई होता और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई होता। ओके, और आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे इसको सिंपली कैंसिल कर सकते हैं, विच सिंपली मीन्स कि अगर k का फैक्टर हो भी तो उसको आप सिंपली z के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है z इक्वल्स k टाइम्स x पावर m मल्टीप्लाइड बाई y पावर n। ओके, सो इट डजंट रियली मैटर कि आपके पास कांस्टेंट फैक्टर है या नहीं, इट विल जस्ट शो अप इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ z। लेकिन ये अनसर्टेनिटी में जो है, जो डेल्टा z है, उसमें शो नहीं होता। तो चलें इनको मल्टीप्लाई करते हैं, और इनको मल्टीप्लाई करने के लिए जो हमारा प्रोसीजर है वो ये है कि सबसे पहले मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ में से x और y कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों टर्म्स में से। इस टर्म में से अगर मैं x को कॉमन लूँ और इस टर्म में y को कॉमन लूँ, तो जो मेरा रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा, बाहर आएगा मेरे पास x y, बिकॉज मैंने x और y दोनों को कॉमन ले लिया है। और जो पहली टर्म है वो रह जाएगी 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x, और जो दूसरी टर्म है मेरे पास वो रह जाएगी 1 प्लस माइनस डेल्टा y डिवाइडेड बाई y। ओके, तो ये मेरे पास टर्म्स रिड्यूस हो गई हैं, और इनकी पावर्स जो हैं वो m n है, तो x पावर m भी आएगी यहाँ पे, y पावर n आएगी, और सिमिलरली इस टर्म की पावर हमारे पास m बनेगी और इस टर्म की पावर हमारे पास n बनेगी, बिकॉज वी आर आल्सो डीलिंग विद पावर्स। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, दिस इज़ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो हमारे पास अजम्पशन है वो ये है कि डेल्टा x इज़ वेरी वेरी स्मॉलर दैन x और डेल्टा y इज़ वेरी वेरी स्मॉलर दैन y। दिस इज़ द बेसिक अजम्पशन, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी जो x है, इट्स मच बिगर दैन डेल्टा x, जो उसमें एक्चुअली एरर होता है। मिसाल के तौर पे कल हमने एग्जांपल ली थी कि इस पेंसिल की लेंथ अगर आप 25 सेंटीमीटर मेजर करते हैं, तो जो इसमें अनसर्टेनिटी होगी, जो डेल्टा x की वैल्यू होगी, अगर x इसकी लेंथ है तो इसमें जो डेल्टा x की वैल्यू होगी वो 0.1 सेंटीमीटर आती है। तो 0.1 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर के मुकाबले में तकरीबन 250 गुना कम है। okay, so it's very very smaller than the actual value of the measured value, actual measured value। okay, तो इस assumption में अगर आप देखें तो कल मैंने कहा था कि इन सिनेरियोज में आप इस जैसी टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं, या ऐसी टर्म जिनमें हमारे पास डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा y आ रहा हो। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास इनकी पावर भी है, पावर में कुछ हमारे पास आ रहा है। तो ऐसे केसेस में आपने पहले पावर को ख़त्म करना होता है, और जो पावर को ख़त्म करने का तरीका है वो आप, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप आगे चल के पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में ही इसको कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो लेट मी राइट इट्स नेम। और बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी क्वांटिटी हो या मैथमेटिकल फॉर्म हो जिसमें हमारे पास 1 प्लस x पावर n हो, और इसके ऊपर कंडीशन ये हो कि जो x है इट्स वेरी वेरी स्मॉलर देन 1। ओके, कि ये जो दूसरी क्वांटिटी है, बट रिमेंबर दैट कि ये वाला जो x है ना, ये वाला जो x है, ये इन वाले x से मुख्तलिफ है। ओके, इट्स जनरल फार्मूला। और कंडीशन x के ऊपर क्या है कि इसकी वैल्यू 1 से, ये जो 1 है ना, इससे बहुत कम होनी चाहिए। अगर ऐसी हमारे पास सिचुएशन हो तो फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन को आप लिख सकते हैं 1 इक्वल्स 1 प्लस nx प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 nx स्क्वायर होल स्क्वायर है ये हमारे पास, प्लस सो ऑन। ओके, प्लस सो ऑन। लेकिन जनरली हम यूँ करते हैं कि ये जो पहली टर्म है ना 1 प्लस nx, इधर तक ही एक्सपेंड करते हैं। दूसरी टर्म जो है, याद रखें कि यहाँ पे मैंने कहा था कि x इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, तो जब आप x का स्क्वायर लेते हैं यहाँ पे तो ये और कम हो जाती है, और इस टर्म को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये कहती है कि इस तरह की टर्म्स को 1 प्लस x होल पावर n को आप लिख सकते हैं 1 प्लस nx। तो अगर हम ये काम इन दोनों टर्म्स के ऊपर करें तो एक केस में हमारे पास पावर m है, दूसरे केस में हमारे पास पावर n है।
तो ये टर्म हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी। आई एम गोना यूज़ द वाइट कलर अगेन। तो ये टर्म हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी। लेफ़्ट साइड थी z प्लस माइनस डेल्टा z, और राइट साइड पे अब हमारे पास आएगा x पावर m मल्टीप्लाइड बाई y पावर n मल्टीप्लाइड बाई, पहली टर्म के ऊपर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊं तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस है, और इस केस में अगर देखें तो हमारी जो दूसरी टर्म है ना वो डेल्टा x बाई एक्स है। तो यहाँ पे जो x था यहाँ पे वो डेल्टा x बाई एक्स बन जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस m टाइम्स डेल्टा x बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस माइनस n टाइम्स डेल्टा y डिवाइडेड बाई y। तो हमारी जो टर्म है, जो हमारी अनसर्टेनिटी वाली टर्म थी, जब उसके ऊपर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई की तो वो इस टर्म में रिड्यूस हो जाती है। अब हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन। तो पहली टर्म हमारे पास है x पावर m y पावर n, और उसके बाद अब मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ इस ब्रैकेट के अंदर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, प्लस माइनस m डेल्टा x बाई x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये बन जाएगा प्लस माइनस m डेल्टा x बाई x। फिर हम दूसरी टर्म 1 को डेल्टा y बाई y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस माइनस n टाइम्स डेल्टा y डिवाइड बाई y, और फाइनली हमारे पास ये बनेगा प्लस माइनस m n डेल्टा x बाई x मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा y बाई y। तो ये हमारे पास अब फाइनल रिजल्ट आता है। इसमें अगर आप देखें तो हमने अजम्पशन ये ली हुई है कि जो डेल्टा x है वो x से बहुत छोटा है और जो डेल्टा y है वो y से बहुत छोटा है। तो डेल्टा x और डेल्टा y जो है ये बजाते खुद बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं। तो जब यहाँ पे हम इनकी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो दो स्मॉल क्वांटिटीज़ जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका रिज़ल्ट जो है वो और कम हो जाता है। तो इस टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 0 के इक्वल कंपेयर्ड टू दिस 1। ओके, मतलब ये हुआ कि इस टर्म की वजह से जो हमारे रिज़ल्ट में कंट्रीब्यूशन आनी थी वो इतनी कम है कि अगर हम इसको इग्नोर भी कर दें तो हमारे रिज़ल्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाट इट मीन्स। ओके, तो अब हमारे पास जो टर्म्स रह गई हैं मैं ज़रा उनको ही यहाँ पे लिख दूँ। तो मैं आसान तरीका इख्तियार करता हूँ कॉपी पेस्ट वाला, तो इनको कॉपी करके नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगी ब्रैकेट हमारी बंद, और मैं लेफ़्ट साइड को भी ज़रा कॉपी करके इधर लिख दूँ तो ये बन जाएगा कॉपी एंड पेस्ट। तो हमारी जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो गई है इस इक्वेशन में। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये x पावर m y पावर n को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और अगर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखें कि हमारी जो पहली टर्म है वो बन जाएगी x पावर m y पावर n, फिर आएगा प्लस माइनस x पावर m y पावर n डेल्टा x बाई x प्लस माइनस x पावर m y पावर n मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा y बाई y। ओके, और यहाँ पे हमारे पास m का फैक्टर भी है इस x वाली टर्म में। लेट मी राइट दैट फैक्टर जो मैंने यहाँ पे मिस किया है, तो इस टर्म में हमारे पास यहाँ पे m का फैक्टर भी है। दैट्स इट, दैट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ आवर मल्टीप्लिकेशन, और लेफ़्ट साइड को मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे लिख देता हूँ। ओके, अब हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल होना चाहिए। इनफैक्ट लेट मी डू वन मोर थिंग, और वो ये है कि इस राइट साइड में से ये भी प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, तो इन दोनों टर्म्स में से मैं प्लस माइनस को कॉमन ले रहा हूँ। ओके, लेट मी एक्चुअली कॉपी पेस्ट इट एक और स्टेप में, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ नीचे, एक और स्टेप में इसको करते हैं पेस्ट, और अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ये टर्म इन दोनों टर्म्स में से प्लस माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, और ये वाला जो प्लस माइनस है ये सिर्फ प्लस रह जाएगा। तो अब अगर इस इक्वेशन को इक्वल होना है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये वाली क्वांटिटी है ना ये z के इक्वल होनी चाहिए, और ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है ये डेल्टा z के इक्वल होना चाहिए। ये हमारे पास इक्वलिटी की कंडीशन है कि अगर ये इक्वेशन इक्वल है
तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो z बनेगा, लेट मी यूज़ डिफरेंट कलर फॉर दिस। तो यहाँ से हमारे पास जो सिचुएशन बनती है वो ये है कि z इक्वल्स x पावर m मल्टीप्लाइड बाई y पावर n, और जो डेल्टा z है ना वो हमारे पास इक्वल आता है इस टर्म के, I'm gonna कॉपी दिस टर्म, दिस इंटायर टर्म। तो इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, मैच कर देता हूँ जो हम ब्लू कलर यूज़ कर रहे हैं। ओके, आई डोंट नो कि कौन सा ब्लू है ये। ओके, ये मिल गया मुझे। तो ये हमारे पास x और डेल्टा x की वैल्यूज़ आ गई, और इसका मतलब ये है कि हमने जो अनसर्टेनिटी थी ना वो कैलकुलेट कर ली है z के अंदर। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी की वैल्यू आई है। तो जैसा कि अगेन आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, this is the formula for calculating the uncertainty, but it's not a beautiful formula. I mean, beautiful formula means it's not in the good looking form. तो इसको गुड लुकिंग फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को z से डिवाइड कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड बन जाएगी हमारे पास डेल्टा z डिवाइड बाई z, और राइट साइड को अगर मैं z से डिवाइड करूं तो ये देखें कि ये जो x पावर m y पावर n है ना, ये असल में z ही है। तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो राइट साइड बचेगी ना वो सिंपली बचेगी m टाइम्स डेल्टा x बाई x प्लस n टाइम्स डेल्टा y बाई y। तो ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आता है, और ये अब जो रिज़ल्ट है ये ऐसी फॉर्म में है जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, इट्स इन ब्यूटीफुल फॉर्म। तो ज़रा देखें कि ये फार्मूला क्या बताता है। डेल्टा z बाई z जो है ना, ये हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है फाइनल रिज़ल्ट में। डेल्टा x बाई x फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है x क्वांटिटी में, और डेल्टा y बाई y जो है ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है y क्वांटिटी में। और ये दोनों ऐड हो रही हैं आपस में, और ये दोनों आपस में ऐड हो रही हैं। सिर्फ एक चीज़ नई आ रही है, और वो ये है कि इसके साथ m मल्टीप्लाई हो रहा है और y के साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है। इनकी हम समझ कैसे बना सकते हैं। हम ज़रा वापस अगर अपनी स्टेटमेंट के ऊपर जाएं, तो ये जो पावर थी ना ये हमारी क्वांटिटीज़ के अंदर मौजूद थी। ये देखें x पावर m और y पावर n ये हमारी क्वांटिटीज़ के अंदर मौजूद थी। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास कोई क्वांटिटी पावर की फॉर्म में आ रही हो और आप उसके रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटी चेक करना चाहें, तो जो पावर हैं वो सिंपली फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दिस फार्मूला इज़ टेलिंग अस कि डेल्टा x की पावर चूँकि m थी, तो फाइनल रिज़ल्ट में जो अनसर्टेनिटी आएगी वो m टाइम्स फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन x हो जाएगी। और सिमिलरली y की पावर n थी, तो जो फाइनल रिज़ल्ट में y की कंट्रीब्यूशन है अनसर्टेनिटी में वो उसकी पावर टाइम्स फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन y हो जाएगी। तो ये हमारा जनरल फार्मूला है फॉर द केस जहाँ पे हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती हैं और उनके साथ पावर भी होती हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स अप्लाई दिस फार्मूला ऑन वन एग्जांपल। और एग्जांपल जो हमारे पास है ये आपकी बुक में दी हुई है, और एग्जांपल ये है कि आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसी स्फीयर का, और आपको पता है कि जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला होता है। अगर आपको नहीं भी पता तो आप देख लें कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है किसी स्फीयर के वॉल्यूम का। तो इसमें अगर आप देखें तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई एक कांस्टेंट है। तो ये वाला जो नंबर है हमारे पास ये एक कांस्टेंट है। तो ये तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा जब हम वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो वेरिएबल है ना यहाँ पे वो r है और r पावर 3 है। अगर आप r को x लेते हैं, ये जो ऊपर मैंने फार्मूला ड्राइव किया है, तो m की पावर फिर 3 है। इसका मतलब है कोई हमारे पास दूसरी क्वांटिटी नहीं है, मतलब y हमारे पास इसमें मौजूद ही नहीं है। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं v प्लस माइनस डेल्टा v। दिस इज़ व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। सो वी वांट दिस क्वांटिटी v प्लस माइनस डेल्टा v। दिस इज़ व्हाट वी वांट टू फाइंड। तो हमारे पास जो रेडियस और उसमें जो चेंज है ना ये दी हुई है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। लेट मी कॉपी इट फ्रॉम द बुक। और जो रेडियस है वो 22.25 सेंटीमीटर है, और उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो जो चीज़ हमारे पास गिवन है, लेट मी राइट इट हियर। तो हमारे पास r प्लस माइनस डेल्टा r दिया हुआ है, और ये है 2.25
प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ओके, ये मेजरमेंट जो है ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट से की गई हो सकती है। आई गेस बुक के अंदर इसको वर्नियर कैलिपर्स लिखा हुआ है, बट इट डजंट रियली मैटर, इट कैन बी एनी इंस्ट्रूमेंट, और उस इंस्ट्रूमेंट का हमारे पास जो लीस्ट काउंट है ना, या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो 0.01 सेंटीमीटर है। दैट्स ऑल वी नो एंड दैट्स ऑल वी नीड टू नो। ओके, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना आसान है, हम सिंपली ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इस फार्मूला में लेट्स कैलकुलेट वॉल्यूम। तो जब हम इस फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बनता है 4 पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाई 3, और फिर हमारे पास है आर क्यूब, और आर की जो वैल्यू है ना वो 2.25 सेंटीमीटर है। तो ये इसका क्यूब बन जाएगा। एक बात और नोट करें कि जब आप पावर ले रहे हैं तो उसके यूनिट्स की भी पावर आती है, और यही हमें करेक्ट यूनिट्स देगी, क्योंकि आर के यूनिट्स तो सेंटीमीटर होते हैं लेकिन वॉल्यूम के यूनिट्स सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास यूनिट्स सेंटीमीटर क्यूब बनेंगे। तो इन सारी टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है, अगेन लेट मी कॉपी इट, ये आता है 47.689 cm क्यूब। ओके, इसमें बहुत सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमने ये देखना है कि हमारा जो रेडियस दिया हुआ है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर आप रेडियस में देखें तो हमारे पास 2.25 है रेडियस, उसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमें इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखने हैं। तो अगर हम इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखते हैं तो ये हमारे पास राउंड ऑफ होके बन जाएगा v इक्वल्स 47.7 यस सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया है। अब वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया है तो हमने इसमें अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम के अंदर, और वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी जो हमारे पास आएगी उसको आप लिख सकते हैं डेल्टा आर, और इसका फार्मूला हमने यहाँ पे ड्राइव किया, ये ऊपर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है ये वाला फार्मूला। लेकिन याद रखें कि हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, इसमें मैंने इन जनरल 2 वेरिएबल लिए थे। ओके, तो वेरिएबल की तादाद कुछ भी हो सकती है, 2, 4, 5, 10 या 1 कुछ भी हो सकती है। तो इस केस में सिर्फ एक है। लेट्स से कि वो जो एक है ना उसको हमने जो एक्स से जाहिर किया था, इस केस में वो रेडियस है। तो इस केस में हमारे पास जो एम है ना ये उस रेडियस की पावर है, और इस केस में रेडियस की पावर 3 है। तो एम की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये बन जाएगा 3, और साथ में हमारे पास आ जाएगा डेल्टा आर बाई आर। ओके, तो जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आएगी इसके अंदर रेडियस के अंदर डेल्टा आर, वो ये आ जाएगी। लेकिन आप याद रखें कि यहाँ पे हमने जो फार्मूला कैलकुलेट किया था ना वो डेल्टा जी बाई जी था। ओके, तो ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला है। इसका मतलब है कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या होना चाहिए, डेल्टा आर बाई डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी, और यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा वी की वैल्यू आएगी वो आएगी 3v डेल्टा आर डिवाइड बाई आर। अब आप अगर इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो डेल्टा वी बनेगा वो बनेगा 3, और v की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, इट्स 47.7 सेंटीमीटर क्यूब, और डेल्टा आर की वैल्यू जो है वो 0.01 है, और 0.01 सेंटीमीटर, और जो आर की वैल्यू है वो है 2.25 सेंटीमीटर। तो आप देख लें कि ये सेंटीमीटर कैंसिल होंगे, यहाँ पे ये सेंटीमीटर क्यूब जो है ये डेल्टा वी के हमारे पास यूनिट्स आएंगे। तो ये हमारे पास डेल्टा वी आता है इस केस में, लेट मी सी द आंसर, और ये है 0.636 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगेन हमने देखना है कि हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, और अगर हम देखें जो आर में ओरिजिनल हमारे पास अनसर्टेनिटी थी उसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, ये डेसिमल पॉइंट के बाद 0 और 1, तो हमने इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखने हैं। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 0.636 या फिर 0.64। ओके, और ये इसके यूनिट्स जो हैं हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमारी जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा
वो रिज़ल्ट बनता है, चूँकि वॉल्यूम था तो v प्लस माइनस डेल्टा v, ये हमारे पास आता है जो हमारे पास v की वैल्यू थी वो थी 47.7 प्लस माइनस 0.6, और ये हमारे पास आ जाएंगे यूनिट्स इसके सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ गया वॉल्यूम का, और वॉल्यूम में जो अनसर्टेनिटी आती है। तो इस तरह आप जब हमारे पास किसी फिज़िकल क्वांटिटी की पावर्स आ रही हों तो उनमें भी अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास दो और ऐसी मिकदारें हैं जिनमें हमने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, और जो पहली मिकदार है, दो और ऐसे प्रोसीजर हैं। एक ये कि जब हमारे पास बहुत सारी मेजरमेंट हों और हम उनकी एवरेज वैल्यू ले रहे हों तो फिर उसमें अनसर्टेनिटी कैसे लेंगे, और दूसरा जब हम कोई टाइमिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी जिसमें हम टाइम की मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें हम अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेट मी क्विकली गो ओवर दिस टू एग्जांपल एंड देन हमारा ये अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने वाला टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पहला है हमारे पास अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, ये हमारे पाइन 3 स्टेप का प्रोसेस है, और वो 3 स्टेप्स को मैंने बुक से कॉपी कर लिया है। ये आप बुक की ही एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। मैं इन 3 स्टेप्स को एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। मैंने आपको बताया कि आप जब भी कोई अनसर्टेनिटी लिखते हैं तो उसको मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्या करना है, जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं उनकी अनसर्टेनिटी उनकी एवरेज फाइंड करनी है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारी एवरेज वैल्यू आ जाएगी पहले स्टेप में, उससे डिविएशन फाइंड करेंगे हर मेजर वैल्यू की। जब ये आ जाएगी तो फाइनल जब हम मीन डेविएशन लेंगे तो वो हमारे पास अनसर्टेनिटी आएगी। मीन डेविएशन का मतलब है कि डेविएशन को आपने नंबर ऑफ मेजरमेंट्स के ऊपर डिवाइड करना है। व्हाट दिस मीन्स इज़, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। और एग्जांपल जो उन्होंने दी हुई है ना, उसमें फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये 6 मेजरमेंट्स हैं। ओके, तो लेट्स फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। फ़र्ज़ करें कि ये जो मेजरमेंट्स हैं ना, ये किसी क्वांटिटी एक्स की हैं। तो आपको पता है कि आप इनको कोई भी नाम दे सकते हैं। इट कैन बी एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये बात मैं आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह बता चुका हूँ कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। तो मैं उनको अगेन जनरल नाम दे रहा हूँ एक्स। तो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास कोई क्वांटिटी एक्स है और उसमें मेजरमेंट है। तो जो एक्स की एवरेज वैल्यू है ना, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स की एवरेज वैल्यू आप क्या करते हैं, इन सारी क्वांटिटीज़ को ऐड कर देते हैं। तो ये एक्स की एवरेज वैल्यू अब मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ। सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन सी हैं। पहली क्वांटिटी है 1.20, दूसरी क्वांटिटी है 1.22, तीसरी क्वांटिटी है 1.23, चौथी क्वांटिटी है 1.19, जो पांचवी मेजरमेंट है क्वांटिटी में वो है 1.22, और जो छठी है वो है 1.21। और इनकी एवरेज लेने के लिए आप इन सब को, ये जितनी मेजरमेंट्स ली गई हैं ना, उनके नंबर के ऊपर डिवाइड करते हैं। मतलब 6 मेजरमेंट्स ली गई हैं तो आप इनको 6 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्स की एवरेज वैल्यू आ जाती है वो आती है हमारे पास 1.21 मिलीमीटर। 1.21 मिलीमीटर। एक और बात याद रखें कि हमारी ये जो मेजरमेंट्स थी ये मिलीमीटर में की गई थी। तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आ गई है ना, ये है 1.22 मिलीमीटर। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस, जो ये ऊपर दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। जो दूसरा स्टेप है ना, उसमें हमने ये जितनी भी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं इनकी डिविएशन फाइंड करनी है मेजर्ड वैल्यू से। जो एवरेज वैल्यू है पहले स्टेप में जो हमने कैलकुलेट की है, तो हर में से हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे हर क्वांटिटी का इस क्वांटिटी के साथ। मिसाल के तौर पे, और डिफरेंस लेते हुए आप ये भी याद रखें कि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है। मतलब ये मान ही नहीं रखता कि आपका डिफरेंस पॉजिटिव है या माइनस है। जो आप डिफरेंस लेंगे वो एब्सोल्यूट होगा, यानी वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो दूसरे केस में हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो जो डिफरेंस आएगा वो देखें कि दूसरा स्टेप हमारे पास आता है, लेट मी यूज़ द सेम ग्रीन कलर। तो जो दूसरा स्टेप है हमारे पास, उसमें आपने ये करना है काम कि आपने इन सारी वैल्यूज़ का डिफरेंस लेना है इस एवरेज मेजर्ड वैल्यू से। तो पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, देखें 1.21।
इसका डिफरेंस लेंगे, पहली वैल्यू है हमारे पास 1.20, इसका डिफरेंस लेंगे 1.21 से, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1.21 माइनस 1.20, तो ये डिफरेंस है 0.01 का। यूनिट्स इनके वही आएंगे मिलीमीटर जिसमें मेजर की गई है, तो ये आपने बात याद रखनी है। जब दूसरा डिफरेंस लेंगे 1.22 का 1.11 से, तो ये बन जाएगा 1.22 माइनस 1.21, तो ये भी हमारे पास बनेगा 0.01 मिलीमीटर। तीसरी 1.23 है, तो 1.23 का डिफरेंस लेंगे 1.21 से, तो ये आएगा 0.02 मिलीमीटर। जो चौथी क्वांटिटी है हमारे पास वो 1.19 है, तो 1.19 का 1.21 से डिफरेंस लेंगे तो वो भी आएगा 0.02 मिलीमीटर। फिर पांचवी क्वांटिटी है 1.22, तो 1.22 का 1.21 से डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा 0.01 मिलीमीटर। और फाइनली हमारे पास 1.21 है और उसका 1.21 से डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गए हैं जितनी भी मेजर्ड वैल्यू थी जो हमें दी हुई थी उनके एवरेज वैल्यू से, जो हमने पहले स्टेप में कैलकुलेट की है। तो अब हमने जो अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है ना, वो क्या होगा, ये जो हमने डिफरेंस कैलकुलेट किए हैं इन सब की एवरेज वैल्यू होगी। तो अगेन आपने एवरेज वैल्यू लेनी है, तो ये हमारे पास तीसरा स्टेप है और ये हमारे पास है। इस केस में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने क्वांटिटी को x का नाम दिया था तो हम डेल्टा x कैलकुलेट कर रहे हैं और डेल्टा x जो आएगा इन सब वैल्यूज़ की एवरेज वैल्यू आएगी। तो लेट मी ऐड देम, तो ये है जी 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0, और ये हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मेजरमेंट्स से जो अगेन हमारे पास 6 है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो डेल्टा x की वैल्यू है, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.01 मिलीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि हमने x भी कैलकुलेट कर दिया है और डेल्टा x भी कैलकुलेट कर दिया है। तो जो आपका फाइनल रिज़ल्ट बनेगा, जिसको आप लिखते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x, वो इक्वल आएगा 1.21 प्लस माइनस 0.01 और इसके यूनिट्स आएंगे मिलीमीटर। तो इस तरह आप, जब आपके पास बहुत सारी मेजरमेंट्स दी होती हैं और आपने उनकी एवरेज लेनी होती है, या आप एक एक्सपेरिमेंट को फ़र्ज़ करें कि 6 दफ़ा रिपीट करते हैं और फिर आप ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे होते कि अब इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो ये जो हमारा 3 स्टेप प्रोसीजर है ये हमें ये बताता है कि एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है और उन मेजरमेंट्स की जो अनसर्टेनिटी है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ये 3 स्टेप प्रोसीजर जो है हमें ये बताता है। अब हमारे पास अनसर्टेनिटी के रिलेटेड फाइनल टॉपिक है और वो है अनसर्टेनिटी इन अ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स कौन से हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे इसकी एक सिंपल एग्जांपल है, वो सिंपल पेंडुलम की है। आप इसको मैट्रिक में पढ़ के आए हैं और आप इसी चीज़ को आगे चल के पढ़ेंगे होपफुली फर्स्ट ईयर में, अपने 7वें चैप्टर में। तो पेंडुलम क्या होता है, हमारे पास इस तरह की एक डिवाइस होती है कि वो एक मैस से मिलके बना होता है और मैस जो है उसको किसी स्ट्रिंग से बांधा होता है और स्ट्रिंग की हमारे पास कुछ लेंथ होती है और फिर ये सिंपली ऑसिलेट कर सकता है इस प्लेन के अंदर। ये जब हम इसको मूव करवाते हैं तो वो इस तरह ऑसिलेट करता है। ये चीज़ आप पढ़ के आए हैं, आई बिलीव 10th में जो पहला टॉपिक है वो यही था। लेकिन हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि इस पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है उसको आप कैसे मेजर करते हैं। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को आप जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ना वो कैपिटल T है। तो दिस इज़ व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। अच्छा, इस तरह के एक्सपेरिमेंट में होता ही यूँ है कि टाइम पीरियड होता क्या है, पहले तो ये है कि फ़र्ज़ करें कि आप इस पेंडुलम को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाते हैं और इस पॉइंट के ऊपर इसको छोड़ देते हैं।
तो जब आप इसको इस पॉइंट के ऊपर छोड़ते हैं तो ये इधर से दूसरी एक्सट्रीम तक जाता है और फिर वापस पहले वाले पॉइंट पे पहुंचता है। जब ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है ना, तो हम इसको कहते हैं इसका टाइम पीरियड। जितना टाइम वो लेता है एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए, ये उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो तरीकाकार है ना एक्सपेरिमेंटली इसको मेजर करने का, वो ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर हम सिर्फ एक इसका टाइम पीरियड लेने की बजाय, यानी एक ऑसिलेशन इसकी कंप्लीट होने की बजाय इसकी बहुत सारी ऑसिलेशंस का टाइम लें, यानी बजाय इसके कि ये इधर से चले और इस पॉइंट तक पहुँचे और फिर वापस इस पॉइंट तक आए, ये एक टाइम पीरियड है। हम ऐसा नहीं करते, बल्कि हम इसको ऑसिलेट करने देते हैं और इसकी बहुत सारी ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड लेते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारी जो मेजरमेंट है ना वो ज़्यादा अच्छी आती है। तो ऐसी सूरत में हम टाइम पीरियड और टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा सवाल है। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। तो टाइम पीरियड जो है ना, ये होता है हमारे पास डेफिनेशन के जितना वो टाइम लेता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो फ़र्ज़ करो कि जो एग्ज़ाम्पल हमारी बुक में दी हुई है, जो आपकी बुक में एग्ज़ाम्पल दी हुई है, वो ये है कि एक हमारे पास पेंडुलम है और उसको 30 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है ना, वो है 54.6 सेकंड्स। यस, तो ये हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है ना, टाइम, एंड दिस इज़ फॉर 30 ऑसिलेशंस, 30 ऑसिलेशंस, और ये है 54.6 सेकंड्स। तो ऐसी सूरत में जो टाइम पीरियड होता है ना एक ऑसिलेशन का, वो आप सिंपली 54.6 को 30 पे डिवाइड करके लेते हैं। तो जो टाइम पीरियड हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो 54.6 हैं, टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो टोटल जो टाइम लगा है वो हमारे पास है 54.6 सेकेंड्स, और जो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं वो 30 हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो एवरेज टाइम पीरियड या टाइम पीरियड जो एक ऑसिलेशन के लिए होता है वो आ जाएगा 1.82 सेकेंड। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। अब हमने टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है। तो अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले, यानी अब हम फाइंड करना चाहते हैं डेल्टा टी। तो डेल्टा टी फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ किया है उसका लीस्ट काउंट क्या है। तो इस केस में बुक में बताया हुआ है कि जो ये मेजरमेंट ली गई है वो स्टॉप वॉच की मदद से ली गई है, और उस स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है ना वो 0.1 सेकेंड है। तो वो है हमारे पास 0.1 सेकेंड। तो जो डेल्टा टी आता है ना वो ये क्या है, इस तरीके से आता है कि आप लीस्ट काउंट को जो 0.1 सेकेंड है उसको टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पे डिवाइड कर जो 30 हैं। तो इस केस में हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.003 आता है। तो ये हमारी अनसर्टेनिटी है इस टाइम पीरियड में। तो यानी अब हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है उसको हम लिख सकते हैं, लेट मी अगेन चेंज द कलर फॉर फाइनल रिज़ल्ट। तो जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट है उसको हम लिख सकते हैं टी प्लस माइनस डेल्टा टी, ये इक्वल है, टाइम पीरियड था 1.82 और इसमें जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है वो 0.003 सेकेंड है। तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा 1.82 प्लस माइनस 0.003। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐसे एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, या किसी भी ऐसी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें आपने टाइम यूज़ किया हो किसी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो आप जितनी भी रिपीटिशंस के लिए या ऑसिलेशंस के लिए इस एग्जांपल की बात करें, टाइम लेते हैं, उधर से टाइम पीरियड आप निकालते हैं, जो टोटल टाइम होता है डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, और अनसर्टेनिटी आप निकालते हैं लीस्ट काउंट उस डिवाइस का जिसकी मदद से आपने टाइम कैलकुलेट किया है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो इस केस में हमारे पास जो टाइम पीरियड है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक अनसर्टेनिटीज़ वाला कंप्लीट होता है। मैंने आपको प्रूफ भी दिए हैं, सारे जितनी भी बातें की हैं, और फिर उसके बाद एग्जांपल्स भी दी हैं। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हमारा इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक रहता है डायमेंशनल एनालिसिस वाला, और उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करना चाहूँगा क्योंकि वो खुद 30-40 मिनट लेगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।